Hello everyone, welcome back to my channel Ikjot Nursing Academy, and today we are going to discuss one topic from psychiatry and which is the base of psychiatry and very common topic, that is mental health nursing and terminologies. The definitions which we are using in psychiatric nursing, and it is very important for all BSc, GNM and post basic students, because this is the most common definition which we are going to discuss today. बहुत ज़्यादा common definitions हैं जो एग्जामिनर आपको प्रैक्टिकल में पूछेंगे, बहुत इजी हैं, बट एग्जामिनर 100% आपको प्रैक्टिकल में इसमें से 2, 4, 5 डेफिनेशंस वेरी इजीली पूछ लेते हैं. आपके फाइनल्स में एग्ज़ाम, जो भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे उसमें थ्योरी एग्ज़ाम्स में भी ये डेफिनेशंस ज़रूर आती हैं इसमें से. So without wasting time, we will start this topic, that is terminologies of psychiatric nursing or mental health nursing. So first definition is mental health. So सबसे पहले बात करेंगे मेंटल हेल्थ होती क्या है. हमारा सब्जेक्ट है मेंटल हेल्थ नर्सिंग. सो सबसे पहले व्हाट इज मेंटल हेल्थ, देन वी विल मूव टू मेंटल हेल्थ नर्सिंग ऑल्सो. सो फर्स्ट थिंग इज मेंटल हेल्थ. व्हाट इज मेंटल हेल्थ? हमने अब तक हेल्थ की डेफिनेशन तो बहुत बार याद की है, बट अभी तक मेंटल हेल्थ की नहीं की है. सो मेंटल हेल्थ की करते हैं आज. मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच every individual realize his or her own potentials, can cope up with the normal stressors of life, can work productively, fruitfully, and is able to make a contribution to his her own community or society. So मेन क्या है, 3 कंपोनेंट्स हैं मेंटल हेल्थ के. फर्स्ट कंपोनेंट इज कि जो मेंटली हेल्दी पर्सन होगा वो अपने आप के पोटेंशियल्स, अपनी कैपेसिटी को रियलाइज कर पाएगा कि हाँ वो कितना काम कर सकता है, क्या उसके वीक पॉइंट्स हैं, क्या उसके स्ट्रेंथन पॉइंट्स हैं, वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, उसको रियलाइज होगा. सेकेंड इज कैन कोप अप विद नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ. जो भी उसकी लाइफ में नॉर्मल स्ट्रेसर्स आ रहे हैं, डे टू डे लाइफ में स्ट्रेसर्स आते हैं, स्ट्रेस आता है, वो उसके साथ वर्कअप कर पाए, काम कर पाए प्रोडक्टिवली, फ्रूटफुली. मीन्स जो भी वो काम करे उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा है, वो अच्छे से काम कर पाए. एंड थर्ड कंपोनेंट है इज एबल टू मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन. जहाँ पे भी वो रह रहा है, जिस कम्युनिटी में वो रह रहा है, जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, उसके साथ उसको वो कोई ना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन देगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोग नर्सिंग स्टूडेंट्स हो जो मेरी वीडियो देख रहे होगे, देखोगे, तो आप लोग आज स्टूडेंट्स हो. एज अ स्टूडेंट्स आप अपना रोल प्ले कर रहे हो. जब आप ग्रेजुएट्स हो जाओगे, आप एज अ स्टाफ नर्सेस, एज अ नर्सिंग ट्यूटर्स आप अपना रोल प्ले करोगे. तो क्या है, वो आपका रोल है, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है टू योर ओन सोसाइटी. इट्स अ वन काइंड ऑफ योर कॉन्ट्रीब्यूशन. इंजीनियर्स हैं, वो अपना इंजीनियरिंग का काम करके सोसाइटी को सर्व करते हैं. अदर मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो अपना मैन्युफैक्चरिंग का काम करके अपनी सोसाइटी को, क्यों, सोसाइटी को, कम्युनिटी को हर चीज़ों की ज़रूरत है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ. एंड नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड डेफिनेशन, दैट इज साइकेट्रिक नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग. एंड इट इज़ अ वेरी इजी डेफिनेशन, एंड स्टूडेंट्स इसको नहीं पढ़ते हैं कि ये क्या है, ये कौन सा एग्ज़ाम में आएगी. बहुत बार ये बच्चे सोच लेते हैं, बट नहीं, ये एग्ज़ाम में बहुत कॉमनली आ जाती है. आपके फाइनल्स में आप किसी भी बोर्ड से एग्ज़ाम दो तो वेरी इजीली आ जाती है. उसके अलावा आपके जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर है, जो आपका प्रैक्टिकल लेने आपके इंस्टीट्यूट्स में आएंगे, वो इसको ज़रूर पूछते हैं कि पहले तो अपने सब्जेक्ट की ही डेफिनेशन बता दो. बहुत बार पूछ लेते हैं और बच्चों को इसकी डेफिनेशन नहीं आती होती, जिससे क्या उनका इंप्रेशन ख़राब होता है. सो टुडे वी विल डिस्कस psychiatric nursing or a mental health nursing is a specialty of nursing that cares for a people of all ages with mental illness or mental distress. Means बहुत easy definition है. It is a specialty in nursing और specialty of nursing. क्या करते हैं हम, cares for people of all age group with मेंटल इलनेस. जिनको कोई मेंटल इलनेस है, फिर वो किसी भी एज ग्रुप के हों, वो बच्चे हों, बूढ़े हों, कोई भी हों, हम सबको
जो है वो केयर प्रोवाइड करते हैं विद द मेंटल इलनेस और मेंटल डिस्ट्रेस. There is one more definition with the same that is given by the American Nursing Association. That is also a definition of mental health nursing. So we will discuss this also because it is very important. That's why I am giving you simple one also and the definition which is given by the American Nursing Association also. So it is an specialized area of nursing practice. ये क्या है? स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस है. एम्प्लॉइंग थ्योरीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. क्या करते हैं हम? एम्प्लॉय करते हैं थ्योरीज, मीन्स हम यूज करते हैं थ्योरीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज इट इज अ साइंस. क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इट इज अ साइंस. एंड द पर्पसफुल यूज ऑफ सेल्फ. हम अपनी चीज़ों का भी पर्पसफुल यूज कर रहे हैं एज इट इज एन आर्ट. हम टेक्टफुली, बिकॉज हमें साइकेट्रिक नर्सिंग में बहुत सारे टेक्स्ट यूज करने पड़ते हैं साइकेट्रिक पेशेंट्स के साथ डील करने के लिए. इन द डायग्नोसिस, डायग्नोस करने के लिए. ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्सेज, ह्यूमन रिस्पॉन्सेज को हमें कैसे, उनका ह्यूमन रिस्पॉन्स हमें चेक करना है, वो कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनका डायग्नोस क्या होगा. एंड टू एक्चुअल और पोटेंशियल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, हमें उनकी उसके अकॉर्डिंगली मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो असेस करनी होती है. So this is the definition of mental health nursing given by American Nursing Association. Please remember, I am repeating, it is very common question for practical. So now we are moving to the other common terminologies which we are using in psychiatric nursing. First thing is stress, which is very common thing which we are also facing. बट हमें उसका मीनिंग नहीं पता. हम बहुत बोलते हैं, बहुत कॉमनली बोलते हैं, बहुत स्ट्रेस है मुझे परेशान मत करो, मैं बहुत परेशान हूँ. तो है क्या? व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज अ नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स. इट इज अ नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी काइंड ऑफ डिमांड मेड अपॉन इट. मीन्स हमारी बॉडी के ऊपर जब कुछ एक्स्ट्रा डिमांड आती है, जब कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स आता है, जो चीज़ें हम डेली कर रहे हैं रूटीन में वो हमें पता है हमें करनी है, दैट वी नो, बट उसके एक्स्ट्रा हमारी बॉडी के ऊपर जब हमारे ऊपर कोई प्रेशर आता है, लाइक एग्ज़ाम्स का प्रेशर आता है कि हाँ अब हमें एग्ज़ाम्स को क्रैक करना है, एग्ज़ाम्स में स्कोर करना है, तो आपको उस चीज़ की स्ट्रेस हो जाता है. तो हमारी बॉडी क्या करती है? उसके अकॉर्डिंग नॉन स्पेसिफिक कुछ रिस्पॉन्सेस दिखाती है. तो उन नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस को हम बोलते हैं स्ट्रेस. सेकेंड इज क्राइसिस. व्हाट इज क्राइसिस? अ स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम. एक डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है, इक्विलिब्रियम बैलेंस होता है, बैलेंस नहीं बन पा रहा, डिसइक्विलिब्रियम है, रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ एन इवेंट. हम इंटरेक्शन ऑफ एन इवेंट से विद द इंडिविजुअल और अ फैमिली कोपिंग मैकेनिज्म्स. मीन्स पर्सन क्या है? डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज में जा रहा है, उसका जो भी कुछ प्रॉब्लम था उसको वो फैमिली मैकेनिज्म्स, कोपिंग मैकेनिज्म्स और डिफेंस मैकेनिज्म्स, अदर नेम ऑफ फैमिली कोपिंग मैकेनिज्म्स इज डिफेंस मैकेनिज्म्स, वो इनको यूज करके भी विच आर इन एडिक्वेट टू मीट द डिमांड ऑफ द सिचुएशन. मीन्स इनको यूज करके भी पेशेंट जो है, जो उसकी डिमांड है सिचुएशन की, उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा. combined with the individuals or family perception of the meaning of the event. Means जो उसकी प्रॉब्लम है उसको वो सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा है, either it is in the particular individual or a family whole. So उसकी जो भी परसेप्शन है उससे वो बाहर नहीं आ पा रहा, अपनी सिचुएशन को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा. दैट इज अ स्टेज that is known as crisis. Means they are using, they are want to use defense mechanism but they are not, maybe, or maybe they are not able to implement those defense mechanism or coping mechanisms. So in that time, that which stage is coming, that is known as crisis. Next is डिफेंस मैकेनिज्म. अब हम पिछले डेफिनेशन में बात कर रहे थे डिफेंस मैकेनिज्म्स की, फैमिली कोपिंग मैकेनिज्म्स की. तो ये होते क्या हैं, ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि ये होते क्या हैं. सो डिफेंस मैकेनिज्म्स आर द मेथड्स फॉर प्रोटेक्टिंग द ईगो फ्रॉम, प्रोटेक्टिंग
the ego from anxiety associated with conflicting urges and restriction from of id and superego. Means ईगो अपना बैलेंस मेंटेन करती है एंड प्रोटेक्ट करती है कि एंजाइटी हमें ना हो, एंड दे विल मेंटेन आवर रिलेशनशिप और स्ट्रिक्टनेस बिटवीन द इड एंड द सुपर ईगो. इड और सुपर ईगो में दोनों में बैलेंस बन जाता है, दैट इज बना के रखना होता है, दैट इज आवर डिफेंस मैकेनिज्म. वी विल डिस्कस डिफेंस मैकेनिज्म बिकॉज वी आर हैविंग वेरियस टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इन अनदर वीडियो like denial, suppression, regression, so which is also a topic of psychiatric also and for psychology also. So I will prepare the video differently on defense mechanisms. Next is delusion, which is a very common definition and which is very important for psychiatry. If you don't know delusions and next is hallucinations, that means you are not able to understand psychiatric. So first is delusion. So what is delusions? A false unshakable belief which is not amendable to reasoning and is not in keeping with the patient's socio-cultural and educational background. So what is delusion? It is a false means गलत है. unshakable belief, हम उसको शेक नहीं कर सकते, मीन्स आप उसको you will give 1000 reasons which is not amendable by reasoning. मीन्स आप उसको 1000 भी रीज़न दे दोगे ना कि नहीं आप गलत हो, आप गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं है, वो पेशेंट कभी भी नहीं मानेगा. अगर वो डिल्यूजन में है, अगर पेशेंट में डिल्यूजन प्रेजेंट है, एंड इट इज़ अ वेरी कॉमन सिम्टम ऑफ स्कीज़ोफ्रेनिया. डिल्यूजन्स जो है स्कीज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, साइकोसिस में हमें देखने को मिलते हैं. सो इसमें क्या होता है, पेशेंट जो है जो वो मान लेता है एक बार, वो गलत है चाहे, पर वो वहीं पे स्टिक रहता है. हम उसका वो फॉल्स बिलीव होता है. वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिल्यूजन्स ऑल्सो. सो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डिल्यूजन वो जो भी चीज़ एज्यूम करता है वो उसके लिए वही सही है. आप उसको जितनी बार मर्जी समझा लो, आप उसको जितना मर्जी मोल्ड करने की कोशिश कर लो, वो नहीं होता. वो उसका फॉल्स अनशेकेबल बिलीव होता है एंड इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द पेशेंट सोशो कल्चरल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड. Now I will give you one example of one type, that is delusion of persecution, which is very common delusion in schizophrenia. Delusion of persecution. Persecution means उसको वहम है कि कोई मुझे नुकसान पहुंचाएगा. उसे ऐसा लगता है somebody wants to harm him or her. उसे ऐसा लगता है मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, चाहे वो आपको स्टेटमेंट दे. फॉर एग्जाम्पल सम पेशेंट्स कहते हैं कि हाँ उसको अपने फैमिली मेम्बर पे शक है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ वन पेशेंट, उसको डेल्यूजन्स प्रेजेंट हैं, उसे अपने फैमिली मेम्बर पे शक है कि हाँ ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है या मुझे मारना चाहता है बिकॉज कि ये मेरी सारी प्रॉपर्टी लेना चाहता है. एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बट वो पेशेंट को आप जितना मर्जी समझा लो वो नहीं मानेगा. जो उसने सोच लिया वो कहेगा नहीं मैं तो बिल्कुल सही हूँ, माई फैमिली मेम्बर्स वॉन्ट टू किल मी, वो मुझे यहाँ पागल साबित करने लाए हैं, ऐसा जो भी वो स्टेटमेंट दे रहा है वो उसी पे स्टिक रहेगा. आपने जब इंक्वायर करा आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिला, वो तो उसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उसे यहाँ ठीक करने के लिए लाए हैं, ठीक है. पेशेंट उनको मार रहा है, वो बेचारे फिर भी सह रहे हैं. मीन्स वो उसका अपना अनशेकेबल फॉल्स बिलीव है, मीन्स उसको डेल्यूजन है. सो इट इज़ अ नाउ वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेल्यूजन्स आल्सो. हियर वी विल डिस्कस डेल्यूजन. I will prepare delusions and hallucinations in detail videos differently. Here just we are discussing the common terminologies, and delusion is very important and hallucinations also. So second is hallucinations. Hallucinations is false sensory perception. Don't confuse in delusions and hallucinations students. Delusion false unshakable belief है which is not amendable or changeable by reasoning. अगर आपको amendable word याद नहीं कर पा रहे हो ये वाला word, तो you can use it is not changeable by reasoning. हम change नहीं कर सकते reasoning देके भी, and it is not associated with patient socio-cultural and educational background.
नेक्स्ट इज हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस क्या होती हैं? ये फॉल्स सेंसरी परसेप्शंस होती हैं इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्चुअल एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं है, मीन्स आपके सामने कुछ भी नहीं है, पेशेंट आपके सामने, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट था साइकेट्रिक वार्ड में, उसने, आपने देखा वो दीवार की तरफ मतलब अपने बेड के बिल्कुल सीधा देख के बात कर रहा है, पर उसके आगे बिल्कुल थोड़ा ब्लैंक स्पेस है, उसके बाद दीवार है, कोई भी नहीं खड़ा हुआ, पर वो बात कर रहा है। तो वो किससे बात कर रहा है? मे बी दे आर, ही और शी इज हैविंग ऑडिट विजुअल हेलुसिनेशंस और ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, दोनों हो सकते हैं। उसके सामने क्या था, उसे कोई दिखाई दे रहा है जो एक्चुअल में नहीं है, मीन्स एक्सटर्नल स्टिमुलस एब्सेंट है, कोई स्टिमुलस नहीं है, वो एब्सेंट है, बट पेशेंट को लग रहा है नहीं यहाँ पे है कोई, उसके हिसाब से वहाँ है कोई और वो उससे बात कर रहा है, दैट इज हेलुसिनेशन। और दिस इज रिलेटेड टू आवर सेंस ऑर्गन्स। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशंस। विजुअल हेलुसिनेशंस होते हैं, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होते हैं, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस होते हैं, गैस्ट्रिक, सारी हेलुसिनेशंस हमारे पास प्रेजेंट है। So we will discuss delusions and hallucinations types in different video. Next terminology is illusion. अब illusion क्या है? Illusion is misinterpretation of a real external sensory experience. Means misinterpretation. Hallucination में हमने पढ़ा, confuse नहीं होना, hallucination में पढ़ा external stimulus absent है, इल्यूजन में मिस इंटरप्रिटेशन है, एक्सटर्नल स्टिमुलस प्रेजेंट है, एक्सटर्नल सेंसरी एक्सपीरियंस है, रियल है, कुछ चीज है, पर वो उसको गलत इंटरप्रेट कर रहा है। इट इज अ मेंटल मिस परसेप्शन ऑफ एक्चुअल सेंसरी स्टिमुलस। फॉर एग्जाम्पल, एक रोप है, फ्लोर पे रोप है, पर वो कहेगा नहीं ये तो स्नेक है, वो उससे डरेगा, उसके पास नहीं जाएगा। दैट इज, वहां पे एक्चुअल में कुछ था, एक्चुअल में वहां पे रोप थी, पर हेलुसिनेशन में कुछ नहीं होगा। देयर इज, दैट इज द मेजर डिफरेंस, कंफ्यूज नहीं होना। सो नेक्स्ट इज एडिक्शन। एडिक्शन सबको पता है, एडिक्शन क्या होता है, ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन, सबने वर्ड सुना होगा, सो बहुत कॉमन वर्ड है। सो एडिक्शन होता क्या है? स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस, बोथ फिजिकल एंड इमोशनल, ऑन अल्कोहल और एनी अदर मटेरियल। किसी भी चीज पे, किसी भी आप सब्सटेंस पे अगर कोई पर्सन स्ट्रांगली डिपेंडेंट है, अगर उसे वो सब्सटेंस नहीं मिलेगा, वो उसको फिजिकली क्रैम्प्स आते हैं, इमोशनली उसे बहुत डिस्ट्रेस लगता है, डिप्रेस्ड लगता है उसे। सो दैट मीन्स दोनों चीज़ों अगर उसकी अफेक्टेड है, उसकी स्ट्रांग डिपेंडेंस, उसकी डिमांड है कि हाँ उसे अल्कोहल चाहिए ही चाहिए, दैट इज पेशेंट एडिक्टेड टू अल्कोहल। नेक्स्ट इज न्यूलॉगिज्म। न्यूलॉगिज्म, न्यूलॉगिज्म मीन्स अ वर्ड न्यूली क्वाइंड। एक वर्ड निकलेगा, एक वर्ड क्वाइन किया गया है नया, और एन एवरीडे वर्ड यूज्ड इन अ स्पेशल वे। या हो सकता है हम जो वर्ड्स यूज करते हैं अपनी हिंदी लैंग्वेज के, इंग्लिश लैंग्वेज के, पंजाबी, एनी लैंग्वेज के, नॉट रेडली अंडरस्टूड बाय अदर्स, वो इस तरह से यूज करेगा कि कोई सामने वाला पर्सन उसको समझ ही नहीं पाएगा, या तो वो नई क्वाइन कर देगा। लाइक अब हमारे पास टी है, टी का मीनिंग है कि हाँ टी मीन्स चाय, हर वर्ड का मीनिंग होता है, कुछ भी है। बुक है, बुक का मीनिंग है, हमें पता है बुक है, ये नोटबुक है। सो पेन है, पेंसिल, एनीथिंग, टेबल, चेयर, वट एवर इट इज। सो अगर आपको कुछ नया ही वर्ड दे दिया जाए, मातरम, इसका कोई मीनिंग मुझे समझ नहीं आ रहा, क्यों? ना तो मैंने इंग्लिश में पढ़ा, ना मैंने हिंदी में पढ़ा, ना मुझे पंजाबी आती, ना मैंने पंजाबी में पढ़ा। सो दैट इज न्यूली क्वाइंड वर्ड, बट वो जो नया क्वाइन करेगा वर्ड और कुछ ऐसी चीज यूज करेगा, उसके लिए उसके पास वो अपनी वर्ड का मीनिंग कहेगा हाँ मुझे समझ आ रहा है, पर हमारे लिए उसको कोई वर्ड हमें समझ नहीं आएगा। दैट इज नोन एज न्यूलॉगिज्म, मीन्स उसने न्यू वर्ड्स को क्वाइन करना स्टार्ट कर दिया है, अपनी ही डिक्शनरी बना रहा है वो। ओके, नेक्स्ट इज फ्लाइट्स ऑफ आइडियाज। फ्लाइट्स ऑफ आइडियाज मीन्स फ्लाइट ऑफ आइडियाज। फ्लाइट ऑफ आइडियाज मीन्स rapid shifting between the topics that are unrelated to each other. रिलेट नहीं कर रहे टॉपिक, वो जंप कर रहा है टॉपिक्स को, चेंज कर रहा है टॉपिक्स को कन्वर्सेशन में,
पर उन टॉपिक्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है. द क्लाइंट थॉट एंड कंजर्वेशन मोर क्विकली फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर so that one train of thought is not completed before another appears. वो ऐसा क्यों करता है? उसका एक थॉट कंप्लीट भी नहीं हुआ होता. एक ट्रेन हमारे माइंड में क्या होता है, हमारे माइंड में जो थॉट आता है, पहले हम एक थॉट आता है, फिर हम उस थॉट के ऊपर सोचते हैं, फिर हम बोलते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट थॉट हमारे माइंड में आता है, फिर हम उसके ऊपर पूरा वर्कअप करते हैं. पर इस फ्लाइट ऑफ आइडियाज अगर पेशेंट में प्रेजेंट है, साइकेट्रिक पेशेंट में प्रेजेंट है, तो क्या होगा, रैपिड शिफ्टिंग बिटवीन द टॉपिक्स. रैपिड शिफ्टिंग होगा टॉपिक्स के बीच में, बट उन टॉपिक्स का कोई रिलेशन नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करते हो मॉर्निंग रूटीन की अपनी, अगर आप पेशेंट से पूछते हो आपके मॉर्निंग रूटीन क्या है, साइकेट्रिक पेशेंट से पूछते हो कि ओके आज आपने मॉर्निंग में क्या क्या किया, आपकी क्या रूटीन है मॉर्निंग की, या आपको क्या करना पसंद है मॉर्निंग में, तो पेशेंट का आंसर, नॉर्मल हमारा आंसर क्या होता है और पेशेंट का आंसर क्या होगा अगर उसमें फ्लाइट ऑफ आइडियाज प्रेजेंट है. नॉर्मल आंसर क्या होता है, आई वेक अप बाय 6:30 इन द मॉर्निंग ऑन रेगुलर बेसिस. मैं 6:30 बजे उठता हूँ, मुझे वॉक पे जाना बहुत पसंद है. आई यूजली टुक ब्रेकफास्ट एट 8 AM और देन आई स्टार्ट माई जर्नी फॉर माई कॉलेज और एनीथिंग. कुछ भी आपकी जो रूटीन होगी आप वो बोलोगे, तो आप उसी से रिलेटेड ही बात करोगे, एक नॉर्मल पर्सन होगा जो. पर अगर फ्लाइट ऑफ आइडियाज पेशेंट में प्रेजेंट है, वो ऐसा नहीं कर पाएगा. वो क्या करेगा, आपने उससे पूछा आपकी नॉर्मल रूटीन क्या है मॉर्निंग की, या आज आपने सुबह क्या करा, कोई भी क्वेश्चन आपने पूछा, तो वो क्या कहेगा, मैं जा रहा हूँ. अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं मम्मी आ रहे हैं, आप सुनो, आपको पता है ये हुआ, अच्छा मैंने ब्रेकफास्ट किया, अच्छा मैं तो अब ये करने जा रहा हूँ. मीन्स उसने एक दो चीजें आपको बताई भी, बट उसने बीच में ऐसी चीजें बोली गई कि उसका आइडियाज इतना शफल हो रहा था आपको कुछ भी समझ नहीं आया. वो एक टॉपिक पे इफेक्टिवली काम कर ही नहीं पाया. उसने एक चीज स्टार्ट करी, फिर जंप कर दिया, अच्छा मैं तो जा रहा हूँ, अच्छा नहीं नहीं अभी अभी मम्मी आएंगी, अच्छा मुझे राजमा पसंद है. मीन्स चीज़ों का कोई रिएक्शन, एक कोरिलेशन नहीं है. वो शिफ्ट करता जा रहा है, अपनी कुछ भी बात बोलता जा रहा है. रैपिड शिफ्टिंग ऑफ थॉट्स जो है, उसकी जो ट्रेन है वो चलती ही जा रही है. दैट इज फ्लाइट ऑफ आइडियाज. मीन्स एक ही टाइम पे उसके माइंड में बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं और वो जंप करता जा रहा है. नेक्स्ट इज इकोलेलिया. इकोलेलिया मीन्स पैथोलॉजिकल रेपिटेशन बाय इमिटिंग ऑफ द स्पीच ऑफ अनदर. मीन्स पेशेंट जो है, जो आपका क्लाइंट है, साइकेट्रिक पेशेंट है, वो क्या करेगा, इमिटेट करेगा आपकी स्पीच, किसी पर्सन की स्पीच को या आपकी स्पीच को. इमिटेशन ऑफ स्पीच ऑफ अनदर पर्सन, इमिटेशन ऑफ स्पीच ऑफ अनदर पर्सन और अनदर वन. आप जो भी उसे बोलोगे वो आपको रिपीट वही बोल देगा, और मे बी उसके जो फैमिली मेम्बर्स जो वो उससे बात कर रहे हैं वो उसी का आंसर, मतलब वो वापस वही बोल रहा है, इमिटेट कर रहा है उसको कि हाँ ये बोल रहे हैं मैं भी वही बोलूंगा. नेक्स्ट इज इकोप्रेक्सिया. इकोप्रेक्सिया इज पैथोलॉजिकल रेपिटेशन बाय इमिटेशन ऑफ द बिहेवियर. अब आप जैसा आप बिहेव करोगे वो वैसा ही बिहेव करेगा. आप अगर खड़े हो जाओगे वो खड़ा हो जाएगा, आप चलना स्टार्ट कर दोगे वो चलना स्टार्ट कर देगा, आप बैठ जाओगे वो बैठ जाएगा. दैट इज इकोप्रेक्सिया. नेक्स्ट इज यूफोरिया. Euphoria is excessive feeling of happiness or elation of mood. This is the main symptom of mania. This is the main symptom of mania, that is euphoria. इसमें क्या होता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा खुश होता है, एक्सेसिव, बहुत एक्सेसिव में खुश रहेगा, एलिवेशन ऑफ उसका मूड बहुत अच्छा रहेगा, हैप्पी रहेगा वो. नेक्स्ट इज एमनेजिया. पैथोलॉजिकल इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी. उसे चीज़ें याद नहीं रहेंगी, वो भूलने लग जाएगा, अमनेसिया होना शुरू हो जाएगा उसे. म्यूटिज्म. म्यूटिज्म मीन्स अनविलिंगनेस और रिफ्यूजल टू स्पीक. म्यूटिज्म हम कहते हैं, म्यूट कहते हैं, म्यूट हो जाना.
म्यूट कर लो। आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बच्चे सारे म्यूट करके उनको सुनते हैं, स्पीकर ऑफ करके, क्योंकि नहीं तो वॉइस जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरप्रेट होती है। तो म्यूटिज्म मीन्स पर्सन ने बोलने से रिफ्यूज कर दिया, वो म्यूट हो गया, वो बिल्कुल कुछ आंसर नहीं कर रहा। आप उससे 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, 40 बार पूछो, दे विल नॉट रिप्लाई टू योर क्वेश्चन, वो आंसर नहीं देगा। दैट इज अनविलिंगनेस और रिफ्यूजल टू स्पीक अराइजिंग फ्रॉम द साइकोलॉजिकल कॉजेज सच एज डिप्रेशन और ट्रॉमा। हो सकता है वो डिप्रेशन का पेशेंट हो सकता है उसे कोई और फिजिकल ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से वो आपको आंसर नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट इज एपैथी। एपैथी मीन्स लैक ऑफ इमोशनल फीलिंग्स। लाइक हम सब इमोशनली, हम सबको जैसी सिचुएशन होती है हम उसके अकॉर्डिंग, एज अ नॉर्मल पर्सन हम उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन करते हैं। अगर हैप्पीनेस की मूवमेंट है, किसी का बर्थडे है, तो हम सब खुश होते हैं, इंजॉय करते हैं उस पार्टी को। अगर कोई प्रॉब्लम में है, किसी को कोई हेल्थ इशू हुआ है या कोई और प्रॉब्लम हुई है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली सॉरो फील करते हैं, दुखी होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं। सो दैट इज वी आर शोइंग अवर इमोशंस अकॉर्डिंग टू अवर सिचुएशंस। बट एपैथी वाले पेशेंट्स में क्या होगा, अगर पेशेंट में एपैथी का सिम्टम है तो उसको कोई इमोशनल, उसको कोई फील नहीं होगा। उसके सामने आप बहुत दुख भरी कहानी भी फॉर एग्जांपल सुनाओगे तो वो कोई इमोशन शो नहीं करेगा, वो ब्लैंक इमोशंस के साथ आपके सामने बैठा रहेगा। दैट इज एपैथी। नेक्स्ट इज थॉट ब्लॉक। थॉट ब्लॉक इज अ सडन इंटरप्शन इन द थॉट प्रोसेस बिफोर द थॉट इज कंप्लीटेड। थॉट ब्लॉक मीन्स आपका थॉट प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होने से पहले एक पर्टिकुलर टॉपिक का, उसका कंप्लीट सडन एक थॉट प्रोसेस जो है वो ब्लॉक हो गया। आफ्टर अ पॉज द सब्जेक्ट कैन नॉट रिकॉल व्हाट ही हैड मेंट टू से। वो भूल जाएगा मैं क्या कह रहा था, मुझे क्या कहना था। सडन इंटरप्शन होगा उसके थॉट में। एक बात कर रहे हैं हम, ये जरूरी नहीं है साइकेट्रिक पेशेंट्स में, समटाइम्स नॉर्मल पर्सन्स में भी वंस अ वाइल हो जाता है हमें। दिस इज नॉट कि हाँ हमें साइकेट्रिक पेशेंट्स में मिलेगा, ये एक ऐसी डेफिनेशन है। सडनली हम कुछ बात कर रहे होते हैं और एकदम से हमें शांत हो जाते हैं, वो उसका टॉपिक भूल जाते हैं, आगे का कंटिन्यूशन भूल जाते हैं, मतलब हम उसको कंप्लीट नहीं करते, हमारा थॉट रुक जाता है कहीं पे। आफ्टर अ पॉज हमें भूल जाता है कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे थे और हम रिकॉल नहीं कर पाते। ठीक है, दैट इज नोन एज थॉट ब्लॉक। नेक्स्ट इज वेसी फ्लेक्सिबिलिटी। वेसी फ्लेक्सिबिलिटी इज अ कंडीशन बाय विच द इंडिविजुअल विद स्कीजोफ्रेनिया, ये स्कीजोफ्रेनिया में ही हमें देखने को मिलेगा, पैसिवली यील्ड ऑल मूवेबल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू any effort made at placing them in certain positions। मीन्स वैसे फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, बेसिकली ये स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स में होती है कि जो भी मूवेबल पार्ट्स हैं पेशेंट के, जो भी मूवेबल पार्ट्स हैं बॉडी के, वो उनको कुछ ऐसी सिचुएशन में प्लेस कर लेगा, इवन इट इज पेनफुल, देन ऑल्सो दे विल नॉट चेंज इट। अगर वो पेनफुल भी हो रही हैं तब भी वो उस मूवमेंट को चेंज नहीं करेगा, उस अपनी पोस्चर को चेंज नहीं करेगा, पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें एक पैर पे खड़े हो जाना, स्टैंडिंग ऑन 1 फीट, हम उसको उस स्टैंडिंग ऑन 1 फीट अगर हम अपनी बात करें, हम 1 या 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे, 3 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, हम नहीं मेंटेन कर सकते, हमें पेनफुल लगेगा, हम छोड़ देंगे। पर अगर वो पेशेंट स्किज़ोफ्रेनिया का है और उसमें वैसी फ्लेक्सिबिलिटी सिम्टम प्रेजेंट है तो वो उस पोस्चर को आवर्स के लिए मेंटेन करेगा। आप अगर उसको हिला के भी बोलोगे पेशेंट को कि नहीं आप बैठ जाइए, आप खड़े मत होइए, आप थक जाओगे, आपको पेन होगा, वो आपकी कोई बात नहीं मानेगा, वो उस मूवेबल पार्ट को वैसे ही रखेगा जैसे वो रखना चाहता है, आइदर इट इज आर्म्स और लेग्स, वट एवर इट इज। वो कब चेंज करेगा, जब उसके माइंड में आएगा, जब उसके माइंड में आएगा कि हाँ अब मुझे बैठना है या मुझे जाना है, जब वो कुछ नया थॉट आएगा, जब वो नया स्टार्ट करेगा, तब वो उस पोजीशन को चेंज करेगा। फॉर दैट टाइम दे विल मेंटेन विद द सेम पोजीशन, that is known as vesi flexibility. Next is word salad. Word salad means
मीनिंगलेस और इनकोहेरेंट मिक्सचर ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। मीनिंगलेस मिक्सचर ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस मीन्स जिनका वर्ड्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो हम एक सेंटेंस मेकिंग, शायद हमने बचपन में एक सेंटेंस मेकिंग सीखा था और आज तक क्या हम शायद अपनी सारी ज़िंदगी तक उसको यूज़ करेंगे, अब भी कर रहे हैं आगे भी करेंगे, कि हम एक सेंटेंस को मेंटेन करते हैं, बनाते हैं, तभी बोलते हैं, तभी उसका हम एक मीनिंग निकाल सकता है सामने वाला कि हाँ हम क्या कहना चाहते हैं। वर्ड सैलेड में क्या होगा, वो अलग अलग वर्ड्स को उठा लेगा, कुछ भी बोलता रहेगा, हमें कुछ समझ नहीं आएगा, वो मीनिंगलेस हो जाएगा हमारे लिए। खाना, गया, मैं, पापा, रिमोट, ये टेबल, इसका क्या रिलेशन आ रहा है? कुछ रिलेशन नहीं है, ये क्या है? मीनिंगलेस वर्ड्स हैं। अगर इसी को मैं एक चीज यूज करूं, ये एक रिमोट है, तो इसका क्या है कि मीनिंग है कि हाँ एक सेंटेंस बन गया, पर वर्ड सैलेड में ऐसा नहीं होता। दैट इज वर्ड सैलेड। नेक्स्ट इज insight, and which is also a very important definition for your practical also. Insight क्या है psychiatry में? Insight means the capacity to appreciate that one's disturbance of thought and feeling are subjective or invalid. Loss of insight has traditionally been considered to occur in psychosis में ये loss होती है, while its retention characterize neurosis. अगर पेशेंट में प्रेजेंट है इंसाइट तो ये शो करता है कि ये न्यूरोसिस का पेशेंट होगा। पहले तो हम एक छोटी सी चीज़ करते हैं, साइकोसिस और न्यूरोसिस। साइकोसिस और न्यूरोसिस इज द मेन क्लासिफिकेशन ऑफ साइकेट्री. Psychiatric disorders are divided into two main classifications, psychosis and neurosis. In psychosis, we are having only one major disorder, that is schizophrenia. Schizophrenia or schizoaffective disorder. Other all disorders come under neurosis. Insight means that is the capacity to enhance that one disturbance of thought. एक पर्सन को पता होना, उसको नॉलेज होना कि उसका थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम है, फीलिंग होना कि हाँ मैं मेंटली इल हूँ, मुझे कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है विच इज़ रिलेटेड टू माय मेंटल हेल्थ. सो अगर पेशेंट इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, दैट मीन्स पेशेंट, ये एक बहुत बड़ा साइन होता है कि हाँ ये पेशेंट न्यूरोसिस का है, ये पेशेंट को साइकोसिस नहीं है. Because in psychosis it is always absent. Schizophrenic patients में insight नहीं होता, absent होता. उन्होंने नहीं पता होता कि हाँ हम मेंटली, हमें कुछ प्रॉब्लम है, हमें मेंटली इल है, हमें डिस्टर्ब है हमारा थॉट प्रोसेस, उन्हें नहीं पता होता. न्यूरोसिस की बात करें, लाइक ओसीडी के पेशेंट्स हैं हमारे पास, एंजाइटी डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स हैं, फोबिया डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स हैं, तो इनको कहीं ना कहीं इनके अंदर इंसाइट प्रेजेंट होती है कि हाँ मुझे एंजाइटी होती है, मुझे इस चीज़ से एंजाइटी है, मेरा ये रीज़न है, हाँ मैं मेंटली डिस्टर्ब्ड हूँ, मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. ये पेशेंट्स ऐसे होते हैं, उनको पता होता है. अगर आप उनसे पूछोगे तो वो हम तुम्हें 30, 40, 50, 100% भी समटाइम्स बोल देंगे हाँ मुझे पता है, मुझे मेंटल इलनेस है, इस वजह से मैं यहाँ आया हूँ. स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स क्या बोलेंगे? वो यही कहेंगे ज़्यादातर आपको, ये मेरे घर वाले पागल हैं, मुझे यहाँ ज़बरदस्ती लेके आए हैं. ज़्यादातर पेशेंट्स ये बोलते हैं. जहाँ कुछ भी ऐसी चीज़ कि हाँ मेरे को तो यहाँ ज़बरदस्ती रखा जा रहा है, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट, दैट इज़ इनसाइट. उनको अपना मेंटल डिसऑर्डर पता है या नहीं पता है, दैट इज़ नोन एज इनसाइट. नेक्स्ट इज रिलैप्स. रिलैप्स मीन्स reoccurrence of a disorder or symptom after apparent recovery. मीन्स आपकी एक बार अपेरेंट रिकवरी हो चुकी है पेशेंट की, वो 1 साल के लिए बिल्कुल ठीक रहा, उसके बाद उसको रिलैप्स हुआ, रीअकरेंस हो गया उसी डिसऑर्डर का, सेम उसके अंदर सिम्टम्स आने लग गए, कुछ सेम डिसऑर्डर के सिम्टम्स आने लग गए, दैट इज़ नोन एज रिलैप्स. आफ्टर रिकवरी उसे दोबारा सिम्टम्स आए हैं, वो एक बार पूरा ठीक हो चुका था, दैट इज़ नोन एज रिलैप्स. This is all about the definitions or terminology
which we are commonly use in psychiatry. Thank you so much for listening, and thank you so much to all for your support, those students which are listening to my videos. And if you want any changes also, please comment me, or if you want any other videos also, then also you can tell me by commenting. I will always ready to help you all. Thank you so much for watching and liking me. Thank you so much all. Take care all, and please, if you are new to my channel, please subscribe my channel and help me also to grow. And I will also know that students are able listening me and liking me, then it will help to motivate me that I can prepare more videos and which help you all. Thank you so much.